सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की तेज आर्थिक वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्षरंजन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने कल आंकड़े जारी किए और बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इस वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की तिमाही यानी साल 2025-26 की जो पहली तिमाही है उसमें देश की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ सकती है। ये पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार है जीडीपी के बढ़ने की। इससे पहले जनवरी-मार्च 2024 में जीडीपी दर 8.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में ये 7.4% दर्ज की गई थी। यानी ये 7.8% का जो आंकड़ा है ये पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सबसे अव्वल है और आज पूरी दुनिया ये समझना चाह रही है कैसे आखिर भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषज्ञ अनिल पद्मनाभन जी। अनिल जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी। और इस पर आपसे चर्चा आगे बढ़ाएं इससे पहले हम सुन लेते हैं कि जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अनुराधा ठाकुर, उन्होंने क्या कुछ कहा है। Q1 numbers that we have just witnessed, in our view, it reflects the basic resilience of our economy. It reflects strengthening of the momentum in the economy, and it is anchored in our strong macroeconomic fundamentals. On the supply side, we have seen an all-round growth on the manufacturing, construction and service side activity, as well as the fact that the agriculture side has shown a robust growth. The Rabi harvest as well as the Kharif sowing have been much in excess of the last quarters, and we have a good buffer stock. We have had a good rainfall, so that is also shoring up the growth as well as the outlook. On the demand side, the primary drivers have been domestic. And in our economy, in any case, net exports don't contribute so much on the demand side. अनिल जी, जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर जी ने कहा, एक तरीके से पूरे जो भारत का आर्थिक परिदृश्य है उसको उन्होंने संक्षेप में बता दिया कि किस तरीके से डिमांड भी है, किस तरीके से जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो काम कर रहे हैं और तमाम चीजें हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 7.8% का आंकड़ा जीडीपी की वृद्धि दर, क्या कहेंगे आप? हर्ष जी, जो अभी वित्त मंत्रालय के अफसर ने बताया और जो आपने इंट्रोडक्शन में जो हमारे सामने रखा, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। ये जो एक तिमाही का जो 7.8% का जो आंकड़ा आया है, ये खुद में तो बहुत ही बढ़िया है और एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये आप पिछले 4 तिमाही अगर देखें तो पिछले साल के Q2 में 5.6% था, अगले में Q3 में 6.4% था और चौथे तिमाही में 7.4% था। तो आप इन चारों आंकड़ों को मिला के देखोगे कि एक एक्सेलरेशन नजर आ रहा है। तो उनके पहले जो तिमाहियां थी, मतलब पिछले साल के Q1 से आप देखेंगे एक बहुत ही एक्सेलरेटेड ग्रोथ फेज था जिसमें स्टेडी हो गया हमारा इकोनॉमी। एंड इस सब के बीच में दुनिया एक आपदे से दूसरे आपदे में जूझ रहा है। तो इसके बीच में ऐसे आंकड़े लाना एक अपने में एक महत्व है, लेकिन पूरा अगर हम संदर्भ में देखें तो बहुत ही बढ़िया आकलन है। और खास क्या वजह आप मानते हैं, जबकि एक तरीके से हम देख रहे हैं पूरे अमेरिका में क्या रोजगार के आंकड़े बता रहे हैं कि इस तरीके से जीडीपी स्ट्रगल करती नजर आ रही है, यूरोप के भी देशों में यही हाल है। बावजूद इसके इंडिया का क्या घरेलू स्तर पर डिमांड इतना ज्यादा है कि हम उससे, जिस तरीके से हमने शेयर मार्केट को भी अब संभाला हुआ है, बहुत ज्यादा गिरावट हम नहीं देखते अगर एफआईआईज निकाल भी लें तो यहां भी क्या वही फॉर्मूला काम कर रहा है? नहीं हर्ष जी, हमारा भारत का जो आर्थिक ढांचा है ये इसके कारण है जो हम आंकड़े देख रहे हैं, जो ग्रोथ के जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं। जो आप 15 साल पहले जाइए, जो आर्थिक आंकड़ा था उसमें मैं 2-3 उदाहरण देता हूं आपको। तब गरीब जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, एब्जेक्ट पॉवर्टी जो कहते हैं, वो उस टाइम पे करीब 40 करोड़ थे गरीबी रेखा के नीचे। 50 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे। मैं ऐसे और भी आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज जो है
ये सब चीजें मतलब गरीबी रेखा के नीचे 5% से कम लोग हैं आज। और बैंक अकाउंट आज सबके पास है जनधन स्कीम के कारण। और उसके ऊपर सरकार ने जो जनधन को एक व्यक्ति के मोबाइल से और फिर उनके आधार नंबर से जोड़ने से एक तरीके से एक इकोनॉमिक जीपीएस बना लिया, मतलब सब आइडेंटिफाई हो गए। तो पहले जो हमारे लीकेजेस होते थे सिस्टम में वो नहीं। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिसका वेलफेयर टारगेटेड था उनको मिल रहा था। तो इसीलिए अब गरीबी जो कम हुआ, ये सब इसके आउटकम है। तो जो आर्थिक ढांचा है भारत का आज वो नहीं है जो पहले था। तो जब ऐसे उभरता हुआ आर्थिक देश है हमारा, तो इसमें जो दुनिया जूझ रहा है आपदों से, भारत क्यों नहीं जूझ रहा है? क्योंकि इनमें एक रेसिलियंस है। जैसे वो फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारे सामने बताया कि एक रेसिलियंस है इंडियन इकोनॉमी में। कोविड हुआ, उसके बाद यूक्रेन रशिया जंग हुआ, उसके बाद यूएस फेडरल रिजर्व ने लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट किया पूरे दुनिया में, भारत में भी आया। आप देखेंगे इन सब के बीच में भारत का ग्रोथ बढ़ता ही रहा, क्योंकि हमारी एक रेजिलियंस है। वो रेजिलियंस हमारे आर्थिक ढांचे से लिंक्ड है। और इस पर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, डॉक्टर रंजीत मेहता को सुनते हैं। सीईओ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, क्या कहते हैं। जो ये 7.8% की जीडीपी ग्रोथ हमने फर्स्ट क्वार्टर में रजिस्टर करी है, ये दर्शाता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी स्ट्रेंथ को और इसकी रेजिलियंस को। और ये पॉसिबल हुआ है जो गवर्नमेंट ने पिछले दशक में जो बहुत ही स्ट्रांग रिफॉर्म्स करे हैं, उसकी वजह से ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में बनाया है और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया है, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट किया है और जिस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक इकोसिस्टम देश में बना हुआ है। कई एफडीआई आप देख लीजिए देश में जो आ रही है। और इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट जो हेडविंड के बावजूद भी, चाहे जियोपॉलिटिकल हेडविंड हो या टैरिफ की हेडविंड हो, उसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही तेज गति से प्रगति करने वाली हमारी इकोनॉमी बन चुकी है। जो बाहर की कंपनीज यहाँ पे आ रही हैं उनके लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया है, इनोवेशन इकोसिस्टम तैयार किया है। सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट का फोकस रहा है। जो हमने डिजिटल इवन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, आने वाले टाइम में जो ग्लोबल ऑर्डर है आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। इस चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में किस तरह से इंडिया अपने आप को आगे बढ़ाता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। देश में एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है। स्किल इंडिया मिशन जो गवर्नमेंट ने पहले लॉन्च किया था, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। आज जो है इंडिया बाकी चीजें एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक यंग नेशन होने की वजह से हम लोग स्किल सेट्स को भी यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अनिल जी, देखा हमने रेजिलियंस की बात सब लोग कर रहे हैं और आपने भी इस बिंदु को मुख्य रूप से उठाया। आइए सुनते हैं ज्योति विज ने क्या कहा, डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की की। 7.8% जो जीडीपी ग्रोथ आई है, जो पिछले 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा है। आई थिंक इसमें रेजिलियंस आया है डिमांड में, वो काफी विजिबल है। ग्रोथ जो है काफी वाइड स्प्रेड है। सर्विसेज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, आई थिंक सब में ग्रोथ दिख रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फ्लेशन लो रहा है और टैक्स स्लैब्स भी जो चेंज हुए हैं, उससे जो कंजम्पशन में बढ़ोतरी मिली है, उसका काफी असर इसमें दिखता है। गवर्नमेंट का जो केपेक्स है उसका भी काफी स्पेंड इस क्वार्टर में हुआ है और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी काफी अच्छे स्तर पर काम कर रहा है। सेल्फ रिलायंस का जो प्रधानमंत्री का विजन है, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत, आई थिंक ये दोनों जो है, दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो मेक इन इंडिया का जो जिस तरह से हमने प्लान किया है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में न केवल फ्रंट एंड में काम किया है, लेकिन बैक एंड में भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए भी स्कीम जो है वो पास हुई है, उसका भी इंट्रोडक्शन होने वाला है। और मनीष सिंघल हैं सेक्रेटरी जनरल एसोचैम के, सुन लेते हैं क्या कहा। जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आए हैं 7.8%। आई थिंक 2-3 चीजों को रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी सरकार ने साल के शुरू में की है। पहले तो बजट में अनाउंस हुआ था कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स रेट्स कम हो गए। आई थिंक ये सारा कंजम्पशन में रिफ्लेक्ट हुआ है अप्रैल ऑनवर्ड्स, और वो हमें जीएसटी कलेक्शन नंबर्स में भी देखा था।
उसके ऊपर आरबीआई ने सपोर्ट करी इंटरेस्ट रेट्स कम करके, तो उसका भी एक असर पड़ा है कि क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, कंज्यूमर लेवल का भी क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा होगा, और वो सब हमारे को ये जीडीपी नंबर्स में दिखा रहा है। सर्विसेज तो हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अभी फर्स्ट क्वार्टर में भी सर्विसेज का भी ग्रॉस वैल्यू एडिशन 7.6% रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग में आपको एक और एडवांटेज मिलता है, स्पेशली एमएसएमई लेवल की मैन्युफैक्चरिंग में, कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और एमएसएमई जो कि ऑलमोस्ट हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर वो ग्रो करेंगे तो आगे इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो अनिल जी, रेजिलियंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हम अपने को संभाल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? हर्ष जी, मैन्युफैक्चरिंग में जो परफॉर्मेंस रहा है बहुत ही सराहनीय है, लेकिन एक समस्या है, वो आज का नहीं है, 5 साल का नहीं है, पिछले हम 2008 से देख रहे हैं, निवेश बहुत कम हो रहा है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न था, एंड भारत सरकार ने इतना जोर लगाया है पिछले, खास करके कोविड के बाद, निवेश अपनी तरफ से बढ़ाने का, और इसीलिए भारत का इकोनॉमी में ज्यादा संकट में नहीं गया, क्योंकि भारत सरकार का निवेश का जो लेवल था बहुत ही हाई था। लेकिन देश की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार इससे ज्यादा निवेश नहीं कर सकता, तो प्राइवेट सेक्टर को ही करना पड़ेगा। अब ये अभी तक हमें इसके संकेत नहीं मिल रहे थे इस तिमाही के पहले। अब इस तिमाही में हमें सिग्नल आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी निवेश बढ़ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर ये जो रेट ऑफ ग्रोथ सस्टेन करना है, तो प्राइवेट सेक्टर के निवेश बढ़ाने से ही होगा, और इसमें एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में। मैन्युफैक्चरिंग में उतनी नौकरियां नहीं जनरेट करता जितना एक टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी करता है। तो आप खुद जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, ये हमें प्राप्त होगा अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ेगा। तो इसमें एक जो मजबूती आएगी हमारे मैन्युफैक्चरिंग में, आगे जाके इसमें देश का एक बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैं इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। और चलते चलते अनिल जी, आपसे एक बात और करना चाहेंगे। अभी आरबीआई जिस तरीके से थोड़ी ब्याज दरें घटाने के दिशा में था, तो अब आपको क्या लगता है इन आंकड़ों के बाद आरबीआई का क्या कदम होगा? हर्ष जी, अभी जो पॉलिसी स्टेटमेंट आया है, तो उनका अभी भी वही स्टांस है कि न्यूट्रल है। अगर कुछ है तो वो जरूर रेट कट करेंगे, लेकिन ऐसे आंकड़ों के बाद वो ध्यान रखेंगे इन्फ्लेशन का भी, तो वो देख के ही करेंगे। एंड हमें पिछले कोविड के बाद जो आरबीआई का रुख रहा है, उसको अपने मन में रखना चाहिए। वो कदम से कदम मिला के वित्त मंत्रालय के साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को संभाला और फिर आगे बढ़ाया। तो मुझे उम्मीद है वो जो भी आर्थिक बेस्ट बेनिफिट्स हैं भारत के लिए, वो ध्यान में रख के वो अप्रोच लेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी करना है कर लिया। वित्त मंत्रालय ने अपनी तरफ से जो फिस्कल कंट्रोल जो दिखाया, ये बहुत ही एक सराहनीय है। दुनिया में किसी देश ने इतनी खूबी से इन आपदों के बीच में अपना फिस्कल सिचुएशन ऐसे नहीं संभाला, और जबकि सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग में कोई कटौती नहीं हुई। तो इन सब के बीच में जो मेंटेन किया है फिस्कल बैलेंस, उसी में आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में छूट मिली। तो मुझे आगे चल के लगता है दोनों के बीच में ऐसे ही कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस रहेगा। एंड खास करके जो अगले 3-4 महीने हैं, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ्स अभी चालू हो गए, तो इनका जो प्रेशर है अगले 2-3 महीनों में हमारे सामने आएगा। अब वो वापस कर लें उनको तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं करे तो प्रेशर अभी माउंट होगा अगले 3 महीने। बिल्कुल। जीडीपी के आए आंकड़ों, जो कि 7.8% की एक बड़ी दर हम कह सकते हैं वृद्धि की, इस पर हम बातचीत कर रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ अनिल पद्मनाभन जी के साथ। अनिल जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की तेज आर्थिक वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में